स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे परागकोश की संरचना और विकास, यानी कि स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अब स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर को पढ़ने से पहले बच्चों हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसमें हम देखिए, आपने देखा था कि जो फ्लावर था उसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ किया था, जैसे कि जायांग है या कार्पल है, ओव्यूल है, एम्ब्रियोसैक है, हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमको इन्हीं जो ये वर्ड्स हैं इनके हम कुछ साइंटिफिक वर्ड्स का इनके लिए यूज़ करते हैं। इन साइंटिफिक वर्ड्स का हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में इन वर्ड्स के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्स के साथ साथ हम इनके लिए बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। इनके साइंटिफिक टर्म्स होते हैं इनके, तो हमारे को इस पूरे चैप्टर में पूरा चैप्टर को समझने के लिए ये जो जितने भी साइंटिफिक ये ऊपर से नीचे तक मैंने लिखे हुए हैं, ये साइंटिफिक हमें टर्म्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, तो इनका पहले हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि फूल के विभिन्न अंगों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर ऑल्सो नोन एज जैसे कि जायांग या कार्पल को हम कहते हैं गुरु बीजाणुपर्ण या मेगा स्पोरोफिल। जैसे बीजांड है जिसको ओव्यूल हम कहते हैं, इसको हम गुरु बीजाणुधानी हिंदी में कहते हैं, और मेगा स्पोरेंजियम इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा जैसे एम्ब्रियोसैक है, इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एग को हम कहते हैं, यहाँ देखिए फीमेल गैमीट कहते हैं। फिर हमारा आता है स्टैमिन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। फिर हमारा आता है इसमें परागकोश या एंथर, पॉलन सैक जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक जो नेम है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर है पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, और जर्मिनेटेड पॉलन जो ग्रेन होता है इसको हम कहते हैं मेल गेमेटोफाइट। तो इस तरीके से ये वर्ड्स आपको हर जगह, मतलब हम लोग जब इस एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ते हैं तो हमें पूरे हर जगह पर इन्हीं वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। अब आपने ये देखा कि इसमें छोटा सा एक बात और बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर हमने देखिए जहाँ पर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम हमने लिया है तो वहाँ पर हमने हर जगह पर मेगा लगाया है। मेगा मतलब कि जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हमने इसका मेगा यूज़ किया हुआ है हर जगह पर। और जहाँ पर भी हमने पुंकेसर मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जहाँ पर नाम लिखा गया है वहाँ पर आपने लिखा है हर जगह पर माइक्रो। तो माइक्रो माने कि छोटा, जो आपने देखा होगा कि जो परागकण होते हैं, पॉलन जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम माइक्रो यूज़ करते हैं। तो एक जगह मेगा और मेल्स के लिए हम माइक्रो का यूज़ करते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले अब आपने ये देखा कि जितने भी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, ये जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो हमेशा बीजाणुद्भिद या स्पोरोफिटिक होते हैं, तो स्पोरोफाइट होते हैं ये। और इनकी जो इसमें जो आप ये देखेंगे ये हमेशा जो होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब जो इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 2n होती है। और हमेशा ये अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस के बाद, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये गैमीट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, और दोनों मेल और फीमेल गैमीट में जो संख्या होती है गुणसूत्रों की वो आधी रह जाती है, यानी कि आप ये देख लीजिए कि ये हेप्लॉइड हैं। तो गैमीट्स हमेशा इसके जो हैं हेप्लॉइड बनते हैं आफ्टर मियोसिस। एंड देन इसके बाद आपने देखा है कि इसको पढ़ने के लिए अब आपने देखिए कि जो हम चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो मेल्स में एक प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसके बाद बनते हैं माइक्रोस्पोर यानी कि परागकण। और दूसरी इसमें क्रिया होती है फीमेल्स में, वो कहलाती है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या चीज़ बनता है? मेगास्पोर्स बनता है, जिसको हम कहते हैं अंड। और ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ये देखिए माइक्रोस्पोर हैं और ये मेगास्पोर हैं, इन दोनों के संलयन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज़ बनती है? भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये एक डायग्राम है परागकोश की संरचना और विकास का, यानी कि स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो इस पूरे डायग्राम से मैं आपको बताऊंगी कि परागकोश की संरचना किस प्रकार की होती है और इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। अब ये आप देखिए कि ये एक एंथर का डायग्राम है
और इस एंथर का, इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इसका टोटल पूरा स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो इसका जो टीएस है, यहाँ से हमने देखिए डायथिकस एंथर है, इसका हमने टीएस काटा है, तो टीएस काटने के बाद ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, 2 लोब्स ये दिखाई दे रहे हैं, और इन 2 लोब्स में ये देखिए 2 इसमें मेगा जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है दिखाई दे रहे हैं। तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस वाले लोब में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसमें पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब यही जो हमारा एंथर है, इसी परागकोश का यानी कि एंथर का जो है, इसको हमने मैग्नीफाई करके दिखाया है। इसका एक सिंपल रे डायग्राम है, और इस रे डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो जब हमें लाइनिंग समझ में आ जाएंगी तो फिर हम इसका डिटेल में और अध्ययन कर सकते हैं, डिटेल में और स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारा ये जो एंथर है, एंथर की जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी कि एपी का मतलब होता है आउटर, तो इसका मतलब है कि दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द एंथर। एंड देन सेकेंड वाली जो आती है, इसको हम कहते हैं एंडोथीसियम। ये वाली देखिए इसके अंदर है रेड कलर की, इसको हम कहते हैं एंडोथीसियम। एंडो का मतलब होता है इनर, तो ये इनर लेयर है, यानी कि एपिडर्मिस के बाद की लेयर है, इनर लेयर है, इसलिए हम इसको एंडोथीसियम कहते हैं। इसके बाद की जो लेयर है, ये पर्पल कलर से दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं मिडल लेयर। ये बीच में पाई जाती है, इसलिए इसको हम मिडल लेयर कहते हैं। और इसके बाद की जो ये की देखिए ग्रीन कलर से दिखाई है, ये हम कहते हैं टैपेटम। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है ये, तो ये कहलाती है टैपेटम। टैपेटम के बाद इसमें आप ये देखिए जो अंदर 1, 2 एंड 3, 4 जो है, इसमें आपको गोल गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कहलाते हैं पॉलन सैक। तो ये पॉलन सैक्स हैं, इसमें पॉलन सैक्स दिखाई दे रहे हैं, और इन पॉलन सैक्स के अंदर छोटे छोटे येलो कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो ये एक सिंपल इसका डायग्राम था। अब हम इसी का जो है ये रे डायग्राम को और मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो अब हमें इसका सेल्युलर डायग्राम दिखाई देता है। इसको मैंने पूरी सेल्स आपको इसमें साफ साफ दिखाई हैं। तो ये सेल्युलर डायग्राम है, ये एक एंथर का सेल्युलर डायग्राम है, और ये इमेच्योर जो है एंथर का टीएस है। तो ये इमेच्योर एंथर का टीएस हमने यहाँ पर देखा हुआ है। ये मैंने आपको इससे पहले वाले डायग्राम में भी बताया था कि ये 4 वॉल लेयर्स होती हैं, मतलब कि इसमें एंथर में जो इसका टीएस जिस समय हम देखते हैं तो इसमें 4 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। जो ये एपिडर्मिस है, जो ये आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है, सबसे बाहरी है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो आउटर मोस्ट लेयर होने की वजह से ये एक तो पहली बात तो इसमें इसका जो खास फीचर ये होता है कि ये एक कोशिकीय होती है, यूनिसेल्युलर लेयर होती है, और इसका जो मेन वर्क होता है, जो क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर होती है तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है, तो इसका काम प्रोटेक्शन है। इसके बाद जो दूसरा हमारी जो लेयर आती है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको हम कहते हैं एंडोथीसियम। ये देखिए रेड कलर की लेयर है, तो ये रेड कलर की जो लेयर है इसको हम कहते हैं एंडोथीसियम। ये पूरी आपको रेड कलर की ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो ये एंडोथीसियम है। तो ये जो एंडोथीसियम होती है ये भी एक कोशिकीय होती है, बड़ी होती है एंड इलोंगेटेड होती है, मतलब ये सारी की सारी यूनिसेल्युलर हुई, और इनकी जो संरचना में आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा होता है और ये इलोंगेटेड होती हैं। और ये जो है इनमें एक एंजाइम पाया जाता है, इसको हम कहते हैं अल्फा सेल्यूलोज एंजाइम। जो अल्फा सेल्यूलोज एंजाइम होता है, इसकी फाइब्रस थिकनिंग इस पूरे जो आप इसमें देखेंगे, जो ये रेड कलर की जो मैंने लाइनिंग दिखाई हुई है, ये रेड कलर की लाइनिंग है, ये इसमें क्या पाई जाती है, अल्फा सेल्यूलोज एंजाइम पाया जाता है। जो अल्फा सेल्यूलोज एंजाइम की वजह से इसमें फाइब्रस थिकनिंग हो जाती है, और जहाँ पर भी ये फाइब्रस थिकनिंग नहीं होती है वहाँ पर से ये वॉल पतली हो जाती है, और जब ये पतली हो जाती है, कोई भी चीज़ पतली हो जाती है तो आसानी से उसके अंदर की चीज़ें जो होती हैं वो बाहर आ सकती हैं, तो इसमें होते हैं माइक्रोस्पोर। तो ये जहाँ से भी ये थिकनिंग नहीं होती है तो वहाँ पर ये डेहिसेंस का इसमें काम हो सकता है, डेहिसेंस का कार्य ये करती है, तो डेहिसेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये डेहिसेंस का काम यानी कि प्रस्फुटन का काम होता है, तो माइक्रोस्पोर यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। ये मैंने आपको पतला जो लाइनिंग वाला स्ट्रक्चर दिखाया है जहाँ से प्रस्फुटन हो सकता है वो है स्टोमियम, तो यहाँ पर डेहिसेंस का काम जो है इसके थ्रू हो सकता है। इसके बाद जो लेयर आती है उसको हम कहते हैं मिडल लेयर। जो मिडल लेयर है ये बीच में पाई जाती है, और ये देखिए 1, 2 एंड 3 to 4 लेयर्स, 5 लेयर्स हो सकती हैं इसकी, तो ये बीच में पाई जाती है।
और इसका जो और ये एंडोथीसियम के अंदर है, ये आपको दिखाई दे रही है, एंडोथीसियम के अंदर है। और इसका जब ये जो इसके अंदर में पॉलन सैक पाया जाता है, जब पॉलन सैक जो है जिस समय मैच्योर हो जाता है, तो उस समय ये जो लेयर होती है, जो मिडिल लेयर होती है, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि इसमें से माइक्रोस्पोर्स को बाहर निकलना है, पतली हो गई। जहाँ से जैसे जैसे लेयर्स पतली हो जाती है, ये वॉल जो है वो डिसअपियर हो गई, है ही नहीं। तो जो वॉल जो है एंडोथीसियम की पतली हो जाती है और डाइसेंस आसानी से हो जाता है, यानी कि माइक्रोस्पोर्स जो है आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये काम हो गया, या हमारा ये हो गई हमारी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद हमारी आती है एक वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये कहलाती है टैपेटम। तो टैपेटम जो होती है ये इंटरनल लेयर है, ये इंटरनल लेयर होती है, और ये जो है इसी के अंदर जो है पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो आप अगर इस टैपेटम वाली को अगर हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो इसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा जो न्यूक्लियस होते हैं वो कहलाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। और टैपेटम इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक न्यूट्रिटिव लेयर है। न्यूट्रिटिव लेयर का मतलब है कि ये लेयर ऐसी लेयर है जो कि हमारे जो इसके अंदर बनने वाले जो माइक्रोस्पोर होते हैं, इनको वो पोषण प्रदान करती है, यानी कि न्यूट्रिशन देती है। तो इसलिए हम इसको टैपेटम जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि टैपेटम का काम क्या है। तो ये एक न्यूट्रिटिव लेयर है। और जो इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती हैं वो फिर दो तरीके की हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं प्लाज्मोडियल, दूसरे को हम कहते हैं सिक्रीटरी। जो सिक्रीटरी मतलब कि ये प्लाज्मोडियल सेल जो होती हैं और सिक्रीटरी सेल जो होती हैं, ये दो हार्मोन्स जो हैं वो हार्मोन एज वेल एज एंजाइम जो है वो सिक्रीट करती हैं। वो ये दोनों मिलकर के एक चीज़ बनाती है, उसको बोलते हैं हम यूबिस बॉडी। तो जो इससे जो यूबिस बॉडी जो निकलती है, वो जो बनती हैं वो बनाती हैं हमारे जो माइक्रोस्पोर का जो आप देखेंगे जो पॉलन ग्रेन जो बनते हैं उसकी आउटर लाइनिंग, यानी कि एग्जाइन, जो आप आगे जाके आप पढ़ेंगे जिस समय पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें एग्जाइन पाई जाती है। तो वो यूबिस बॉडी जो है वो बनाती है। अब जो है इसके अंदर जो आप देखेंगे कि इस टैपेटम के अंदर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। देखिए 1, 2 and 3 and 4 ये सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलन सैक, और इसको जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं, ये क्या करते हैं, पहले इसमें जो बनती हैं हमारी वो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनती हैं, उसके बाद हमारी जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती हैं। तो जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं, फिर वो जा करके फिर क्या बनाती हैं, यही पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर बनाती हैं, जो कि येलो कलर से मैंने आपको इसमें दिखाई हैं। तो जो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। ये डिप्लॉयड होती है हमेशा। डिप्लॉयड का मतलब होती है इसमें 2n इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है, और जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट होती हैं, बदलती हैं, तो ये इनकी संख्या हो जाती है n। अब जो माइक्रोस्पोर से बाद में फिर आप पढ़ेंगे इसमें कि गैमीट्स बनते हैं, और ये जो गैमीट्स बनने की क्रिया जो होती है वो कहलाती है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगी इसमें, और जिसका कि लिंक आपको इसी वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।